खैर, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले खबर है मुंगेर से, जहां ऋषिकुंड जंगल में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कई अर्धनिर्मित हथियार, मैगजीन, बैरल और इसके साथ हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिस इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है वो नक्सल प्रभावित है और बताया जा रहा है कि अवैध हथियार बनाने वालों को नक्सलियों का संरक्षण मिल रहा है। तो मुंगेर से बड़ी खबर, जहां 4 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। और ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये लिथ मशीन है जिनसे हथियार बनाए जाते हैं। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है और कई अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। इन तस्वीरों को आप जरा ध्यान से देखिए। ये मुंगेर में बनाए जा रहे थे और सूचना मिली थी कि यहां पर अवैध हथियार बनाने की एक छोटी फैक्ट्री चल रही है, लेकिन जितनी संख्या में लिथ मशीन मिले हैं और जो सामान मिले हैं, उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहां पर बड़ा व्यापार होता था हथियारों का। बिहार में इंटर की परीक्षा में खस्ता के दावे किए जा रहे हैं और इसके बावजूद परीक्षा में नकल हो रही है। नकल का वीडियो वायरल हो रहा है। आरकेएसबी स्कूल का एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये परीक्षा केंद्र के बाहर की तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से परीक्षा केंद्र के बाहर चीट पुर्जा पहुंचाने वालों ने तैयारी कर रखी है। परीक्षार्थी कमरे के भीतर हैं, खिड़की थोड़ी खुली हुई है जहां से बातचीत चल रही है और क्वेश्चन यानी कि सवाल और उसका उत्तर दोनों का मिलान करके उन पुर्जों को अंदर पहुंचाया जा रहा है। पहले पाली की परीक्षा के दौरान यह चीटिंग कराई जा रही है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और नकल का दूसरा वीडियो भी आ रखा है। हरप्रसाद दास स्कूल का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां परीक्षा से ठीक पहले नकल के लिए चीट तैयार की जा रही है। आंसर शीट बनाकर छात्र इस भरोसे परीक्षा देने जाएंगे कि कहीं चीट से कोई प्रश्न अगर आ जाए तो उसका उत्तर वो नकल कर दे पाए। सवाल है कि निर्देश के बाद क्या ऐसे कदाचार रुक पाएगा। सवाल यह है कि गाइडलाइंस के हिसाब से कहां है सीसीटीवी, जिससे कि नजर रखी जा सकती है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि सीसीटीवी से निगरानी होगी, सीसीटीवी नहीं दिखा। केंद्र के बाहर वीडियोग्राफी करने वाले हैं कहां। चलिए सियासी हलचल की बात करते हैं। सियासी हलचल चल रही है और इसके बीच आरजेडी के 3 विधायकों ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर, रामविशुन सिंह और विभा देवी ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की। हालांकि विधायकों का कहना है कि इलाके के विकास के लिए वे तारकिशोर प्रसाद से मिले थे। डिप्टी सीएम ने यह भी माना कि आरजेडी विधायकों की मुलाकात राजनीतिक नहीं थी, लेकिन उन्होंने आरजेडी में टूट से इनकार नहीं किया। और मधेपुरा से आरजेडी विधायक चंद्रशेखर यादव ने मुलाकात के बाद कहा कि वो मधेपुरा के विकास के लिए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मिलने पहुंचे थे। चंद्रशेखर ने आरजेडी में टूट होने की खबरों को नकारा है और कहा है कि ऐसा सोचना भी एक सपना है। मुलाकात का आधार ये है कि मैं जिस क्षेत्र का हूँ, मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र का, मधेपुरा सदर ये नगर पालिका है और नगर पालिका है तो उसके विकास की चिंता हमें है और उसके संपूर्ण विकास का खाका लेकर के मैं आया था। तारकिशोर बाबू अच्छे आदमी हैं, जेंटलमैन हैं, व्यवहार कुशल लोग हैं, लंबे समय से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के पार्ट रहे हैं और मैं भी तीसरी बार आया हूं, मेरे पड़ोसी रहे हैं, तो व्यक्तिगत मुलाकात भी था। राजनीतिक कुछ नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीति की बात तो सोचनी ही गलत। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार जिस तरह से उठापटक दिख रहा है, आपके अच्छा, पार्टी के कई लोग बीजेपी में चले गए पिछले दिनों। भूपेंद्र यादव लगातार दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में तो सवाल लाजमी है और आज आप पहुंचे। नहीं, मैंने ये कहा कि कौन आना कौन जाना, एक भी विधायक के टूटने की खबर या अंदेशा राष्ट्रीय जनता दल का उस दिन में सपना देखने बराबर है। क्षेत्र की समस्याओं पर वो आज हमसे मिले, बस इतना ही बात है। कोई राजनीतिक बातें भी हुई है सर, क्योंकि तीन आरजेडी के विधायक आए हैं, दूसरे दलों के विधायक भी खत्म हो गया है। नहीं,
सब अभी अपने अपने काम से ही आए थे, कोई कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं, आज नहीं करते। ऐसे बीजेपी दायरा अपना बढ़ाना उम्मीद चाहेगी अगर लोग आना चाहेंगे तो। हाँ, निश्चित रूप से अगर हमारे कोई अन्य दल के भी माननीय सदस्य सर इधर भी भारतीय जनता पार्टी की नीति में विश्वास करके आना चाहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनका स्वागत होगा, क्यों नहीं आएंगे। सर राजनीतिक कोई पक रही है ना, आज नहीं पक रही है, लेकिन पक रही है, चढ़ गई है। भूपेंद्र यादव भी इशारा किए थे, बदमाश भी खत्म हो गया है। तो पूरा पकने भी तो दीजिए ना। चलिए, बिहार में भक्त चरण दास ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली है तब से कांग्रेस नेता हर रोज हंगामा कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर 2 जगहों पर कांग्रेस के नेताओं ने हंगामा कर दिया। पिछले 21 दिनों के अंदर 3 जगहों पर हंगामा हुआ और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो पहली तस्वीर है वो पटना की है, जहां 12 जनवरी को कांग्रेस के नेताओं ने भक्त चरण दास के सामने हंगामा किया। इसके साथ नेताओं का विरोध जारी है। दूसरी तस्वीर है गोपालगंज की, जहां 31 जनवरी को कांग्रेस की बैठक के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने हंगामा किया। तीसरी तस्वीर आज की है, जहां बक्सर में कांग्रेस के नेताओं के बीच हंगामा हुआ। तीनों ही जगहों पर कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास मौजूद हैं। बड़ी बात यहां यह है कि आज जो हंगामा हुआ उनमें कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी भी शामिल हैं और बताया जा रहा है कि मुन्ना तिवारी और युवा नेता पंकज उपाध्याय के बीच विवाद हुआ। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तुरंत बीच बचाव किया और मारपीट की नौबत तक बात नहीं पहुंची। तो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। कल बीजेपी की दिल्ली में बैठक हुई और इसमें मंत्री बनने वाले चेहरों पर चर्चा की गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बैठक में कई नामों पर पार्टी में अभी भी सहमति नहीं बनी है। बैठक में कई नामों पर नेताओं में मतभेद की खबर है। बीजेपी अध्यक्ष ने अपने नेताओं की बातों को सुना है, अब अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व को लेना है। बैठक के बाद बाहर निकले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि संगठन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। तो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कल दिल्ली में हुई बीजेपी नेताओं की बैठक में शामिल होने के बाद पटना लौटे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अब बीजेपी की तरफ से देरी नहीं है, मुख्यमंत्री जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। और से अब कोई विलंब नहीं है, मतलब माना जाए कि कल फाइनल हो चुका नाम। नहीं, वो आधिकारिक रूप से तो हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। और डिप्टी सीएम रेणु देवी ने दावा किया है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार में कोई पेच नहीं रह गया। करके चर्चा हुई, कल रात जो मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ आप लोगों की, ये सबसे बड़ा सवाल है, मंत्रिमंडल विस्तार कब तक हो जाएगा बिहार में? अब जल्दी हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हो जाएंगे। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तमाम लोग थे, उसमें हम लोग सभी लोग आए थे उस बैठक में, और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी विस्तार हो जाएगा। चूंकि बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नाम नहीं जाने के चलते डिले हुआ था, माना जाए कि अब जल्दी हो जाएगा, नाम जल्दी चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सबका दोनों लोगों साथ में ही हम सभी लोगों का जो है नाम है, और जो है उसमें जल्दी, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हो जाएगा। चलिए, तो रेणु देवी डिप्टी सीएम का कहना है कि जल्द ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और चाहिए सूत्रों के हवाले से बीजेपी के संभावित चेहरों को जरा हम देखते हैं, उनकी पूरी डिटेल्स को जानने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से चेहरे हैं? तो सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा है, वर्तमान में एमएलसी है, मंत्री बन सकते हैं। कोयरी जाति से आते हैं, नगर विकास मंत्रालय का जिम्मा भी संभाल चुके हैं, यानी कि इनके पास जो भी जिम्मा दिया गया था उन पर इनकी पकड़ है। संजय सरावगी दूसरा नाम, दरभंगा नगर से विधायक हैं, लगातार चौथी बार जीते हैं।
तीसरा नाम जिस पर चर्चा हुई संजीव चौरसिया दीघा से विधायक हैं, वैश्य समाज से आते हैं। इसके बाद भागीरथी देवी अनुसूचित जाति से आती हैं, पश्चिम चंपारण की रामनगर सुरक्षित सीट से जीती हैं। नीतीश मिश्रा का नाम भी इसमें है, झंझारपुर से विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। प्रमोद कुमार पूर्वी चंपारण के मोतिहारी टाउन से विधायक हैं और पहले भी मंत्री रह चुके हैं। राणा रणधीर पूर्वी चंपारण से मधुबन से विधायक हैं, ये भी मंत्री बन सकते हैं। इसके बाद जो नाम है बनमनखी सुरक्षित सीट से विधायक कृष्ण कुमार ऋषि का, मंत्री बनने की पूरी संभावना है। संजय सिंह वैशाली के लालगंज से विधायक हैं, राजपूत जाति से आते हैं, नित्यानंद के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। नीरज कुमार बबलू छातापुर से विधायक हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। एक जाना माना चेहरा नितिन नवीन का भी सामने आया, जिसमें बांकीपुर से ये विधायक हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए इस बार इनकी दावेदारी भी बन सकती है। तो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर राजनीति भी तेज है। विपक्ष जहां जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं सत्ताधारी दल का कहना है कि हमारे बीच करार है, दरार नहीं। मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए दिल्ली में बैठक पे बैठक, कभी प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक होती है, कभी अमित शाह जी के साथ बैठक होती है, कभी जेपी नड्डा साहब के साथ बैठक होती है, कभी भूपेंद्र यादव के साथ बैठक होती है, लेकिन निदान नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को निपटना चाहती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को निपट न दे। हमारा दावा है कि बिहार में जिस दिन होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, उसी दिन गिरेगी बिहार की सरकार। कहीं न कहीं कुछ खटपट है जेडीयू बीजेपी के अंदर। बिहार सरकार में शामिल सभी दलों के बीच में घमासान है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। ये संवैधानिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संवैधानिक दायित्व है। तो स्वाभाविक रूप से जो भी घटक दल हैं वह समन्वय के आधार पर और करार है, दरार नहीं है। जिन लोगों को ये कयास लग रहा है वो राजनीति में औंधे मुंह गिरेंगे। इन लोग भाई 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम शुरू हो गया ना, वही कहीं बाधित है, काम शुरू हो गया। तो अब ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, तो उचित समय होगा उस समय पर होगा। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से समय पर निर्णय कर लेगा। बिहार के विकास के प्रति हम लोग पूरी तरह से जवाबदेह हैं और हम लोग उसके काम में लगे हैं। चाहे वो बिहार को विकास की गति पे आगे बढ़ाने का हो, हर गरीब के घर तक रोशनी पहुंचाने का हो, हम लोग का प्रयास होता है। और सेवा और समर्पण भाव से भारतीय जनता पार्टी शुरू से काम करती रही है और हमारे सरकार में भी हमारा वही ध्येय रहा है। तो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता के लोभ में सरकार का काम रुका हुआ है। उन्होंने बंगाल में आरजेडी के चुनाव लड़ने पर बयान दिया है। को लेकर कुछ किया नहीं इन लोगों ने, क्या लगता है? अब देखिए, ये तो सरकार का मतलब है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार का जो है काम रुका हुआ है। और आप देखिएगा कि कई महीने हो गए अब तक जो है कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ। अब ये तो निर्णय उन लोगों को लेना है जो लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। हमारे पार्टी के लोग श्याम रजक जी और अब्दुल बारी सिद्दीकी, पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, लोग गए हुए हैं वहाँ और वहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक बार वो लोग आएंगे, समीक्षा करके फिर और खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी जेडीयू के बीच का गतिरोध दूर हो गया है। 1-2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और राजभवन से मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं को बता रहे हैं सहयोगी रवि एस नारायण। तो नीतीश की कैबिनेट कैसी होगी, कितने मंत्री हैं, कितने पद खाली हैं, इसकी पूरी रूपरेखा हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि नीतीश की कैबिनेट का आकार क्या है और जो बढ़ा हुआ आकार है वो कैसा दिखेगा, कितने मंत्रियों के पद खाली हैं, किन किन का चुनाव संभावित चेहरों के तौर पर है, ये भी हमने आपको बताया। और वर्तमान में कैबिनेट की तस्वीर क्या है, इन तस्वीरों के जरिए देखिए।
और अगली खबर है गया से, जहां मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिहार एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस की टीम ने 6 संदिग्ध युवकों को पकड़ा है, जिनके पास से संदिग्ध वस्तु मिली है। एटीएस के बम निरोधक दस्ते ने जब जांच की तो डिब्बे में ग्रीस जैसा ऑयल मिला। सभी 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी जिले के कोतवाली थाने के गुरुद्वारा रोड स्थित होटल ग्रैंड पैलेस से हुई है। जिले के एसएसपी ने बताया कि ये लोग फॉरेन करेंसी और नकली नोटों का कारोबार करते थे। साथ ही अष्टधातु की मूर्तियों का भी अवैध कारोबार होता था। सभी के तार फॉरेन से जुड़े हुए हैं। पकड़े गए लोगों में यूपी और गुजरात के भी युवक समेत बिहार के अन्य राज्यों के युवक हैं। आपको यह बताएं कि बिहार एटीएस की टीम ने पहले गया के बेलागंज से एक युवक को हिरासत में लिया था और इसकी निशानदेही पर अन्य 5 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। तो बिहार एटीएस ने पकड़ा है 6 लोगों को जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं उस कारोबार से जुड़े हुए थे, जिसमें नकली नोट को फैलाना था। यानी कि जाली नोटों के धंधे से जुड़े हुए जो लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई है बड़ी कार्रवाई के तौर पर। और बड़ी खबर रुपेश हत्याकांड में बड़ी खबर है। रुपेश हत्याकांड के खुलासे के करीब पहुंच चुकी है पुलिस और 3 से 4 दिन और लगेंगे जब इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। पुलिस ने कुछ आरोपी की गिरफ्तारी के संकेत दिए हैं। 12 जनवरी की तारीख थी जब रुपेश को मार डाला गया था। कुछ अपराधियों ने रुपेश की हत्या की थी। हालांकि यह कहा जा रहा है कि पुलिस अपनी तरफ से जांच पुलिस ने की और लेकिन अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं किया। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 2 से 3 दिन और लगेंगे। पुलिस पहुंच चुकी है इस पूरे कांड के अंतिम छोर पर। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, क्या अपडेट है? निश्चित तौर पर पहली बार है जब ऑफ द रिकॉर्ड ही सही, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया कि रुपेश हत्याकांड अब करीब करीब सुलझा लिया गया है और सही दिशा में जो जांच है वो अब चल रही थी। अब तक जो जांच चल रही थी उसको लेकर भ्रम की स्थिति, क्योंकि जितनी एजेंसियां थी उस तरह के एंगल आ रहे थे। लेकिन अब पटना पुलिस ने अपने बूते इस मामले में आप कह सकते हैं कि 90% से अधिक अब इस कारण जो है उसका खुलासा कर लिया है अपने लेवल पे। और इस पूरे हत्याकांड का कभी भी खुलासा हो सकता है। कई लोग पकड़े गए हैं, जो शूटर्स हैं, पुलिस उनके करीब भी पहुंच चुकी है। और जो एक बड़े अधिकारी उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, इस पूरे मामले में पुलिस को जो अब तक सफलता मिली है उससे पुलिस टीम उत्साहित है और निश्चित तौर पर अब कुछ ही दिनों में इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को पता चल गया कि हत्या किस वजह से की गई है, किन लोगों ने करवाई है हत्या और इसमें शूटर्स कौन है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है पुलिस के लिए और निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि आधिकारिक तौर पर बयान देने से पुलिस अधिकारी इसलिए बच रहे हैं कि पहले भी पुलिस की इस पूरे मामले में फजीयत हुई है। कई तरह के बयान आए थे और उस बयान का जो हकीकत है उससे कोई तालमेल नहीं था, इसलिए फिलहाल जो आधिकारिक बयान है वो नहीं आ रहा है। लेकिन पुलिस जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा कर लेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस उस मुहाने तक पहुंच गई है जहां इस हत्याकांड के जो तार हैं अब उजागर होने को बेकरार है। और मधुबनी से खबर जहां N57 पर भारी मात्रा में शराब के साथ एक ट्रक को जब्त किया गया है। शराब की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है, जो पश्चिम बंगाल से मुजफ्फरपुर भेजी जा रही थी। ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ जारी है। कल देर रात्रि मद्यनिषेध इकाई पटना के द्वारा इन्फॉर्म किया गया था कि एक ट्रक दालकोला से मुजफ्फरपुर के लिए जा रही है। इस क्रम में पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और एक ट्रक पकड़ाया, जिसमें लगभग 5387 लीटर कुल कार्टून 599 कार्टून पकड़ाया है, जिसके बारे में विधिवत जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का तरीका है उसके आधार पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक ड्राइवर श्रवण कुमार पकड़ाया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। और कटिहार से अगली खबर जहां गिरफ्तार अफगानी नागरिकों के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 नागरिकों में से एक शेरगुल खान के पास भारत पेट्रोलियम गैस एजेंसी का कनेक्शन था। 2012 से 2015 तक वो लगातार गैस सिलेंडर लेता रहा और इस मामले में न्यूज 18 के पास महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। और इस मामले में गैस एजेंसी के मैनेजर से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। अफगानी नागरिकों के गिरफ्तारी के लगभग 1.5 महीने के बाद अब एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। न्यूज 18 के हाथ वो दस्तावेज लगा है जिसमें कंज्यूमर नंबर 56265309 से
प्रेम गैस एजेंसी जो भारत पेट्रोलियम के है उनके तरफ से उनको गैस कनेक्शन भी आवंटित हुआ था। हम आ पहुंचे उसी गैस एजेंसी में, ये प्रेम गैस एजेंसी है जो भारत पेट्रोलियम के गैस एजेंसी है, और कैसे ये आवंटन हुआ था आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे, जो कैसे एक अफगानी नागरिक को गैस कनेक्शन आवंटन हुआ था। आप लोग कैसे गैस कनेक्शन आवंटित कर दिया था अफगानी नागरिक को, कैसे हुआ था ये? उस समय वो वोटर आई कार्ड और प्लस पैन कार्ड वो दिए थे हमको, ठीक है, उसी पे पैन कार्ड पे और वोटर आई कार्ड पे कनेक्शन इशू किया गया। आपके पास वोटर आई कार्ड पैन कार्ड का कॉपी है अभी? हाँ, कॉपी है मेरे पास अभी। क्या है इसमें, क्या कागज उनको द्वारा सौंपा गया था? वो पैन कार्ड दिया गया था शेरगुल खान और पिता रहीम खान के नाम से। वोटर आई कार्ड कहाँ है? वोटर आई कार्ड वो हम देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट निकल, बहुत पुराना 10 साल का है तो निकलवा रहे हैं। तो फिर अब क्या स्टेटस है उस गैस कनेक्शन का, क्या स्टेटस है? वो 2012 में कनेक्शन हुई थी और 2014-15 में यानी डीबीटीएल चालू है तो गवर्नमेंट तरफ से, ठीक है, तो उस समय उनको केवाईसी के लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड ये सब सबमिट करना था, जो नहीं दिए, जो 2015 में कनेक्शन उनका ऑलरेडी कनेक्शन बंद हो गई है, गैस भी आपूर्ति बंद हो गई है। अफगानी नागरिक को फोटोकॉपी के आधार पर जो दिया गया है वो पैन कार्ड सही था, वोटर कार्ड सही था, इस बारे में कोई जानकारी है? अब हम तो जांच कर रहे हैं, लेकिन पैन कार्ड तो उनके नाम से है। अब एक इस तरह का बड़ा खुलासा सामने आया है, अफगानी नागरिक को इसी गैस एजेंसी से दिया गया, क्या करेंगे आप लोग? हम भी देखते हैं, उसका डॉक्यूमेंट पूरा निकलवाते हैं, जांच करते हैं और जो होगा हम आगे कार्रवाई देखते हैं। क्या नाम? सुभाष सिंह, प्रेम गैस एजेंसी कटिया। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा खुलासा है, क्योंकि जो अफगानी नागरिक है वो कहीं ना कहीं इस माध्यम से अपने आप को भारतीय नागरिक साबित करके कोई बड़ा साजिश रचने के फिराक में था। ये बात प्रथम जांच में आ चुका है। अब एजेंसी का भी माने तो वो भी अपने स्तर पर जांच करेंगे आखिर कैसे कागज के आधार पर ये उनको आवंटन हुआ था। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। दरभंगा एयरपोर्ट के नाम पर उठे विवाद पर अब विराम लगता दिख रहा है। सांसद गोपाल जी ठाकुर के मुताबिक एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट होगा। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी भारत सरकार को पत्र लिख चुके हैं। इसके साथ ही एयरपोर्ट के शिलान्यास के समय ही इसके नाम की घोषणा की गई थी। गोपाल जी ठाकुर ने कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट का नामांकन का घोषणा 18 के शिलान्यास के क्रम में हो गया। हम लगातार लगे हुए हैं जो इसका सभी प्रक्रिया पूरा होकर के और कवि कोकिल विद्यापति का असली श्रद्धांजलि होगा, जो इनका नाम मिथिला के क्षेत्र दरभंगा एयरपोर्ट का नामांकन कवि कोकिल विद्यापति ही होगा और बहुत जल्द होगा। खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।